अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, दिस चैनल इज़ अबाउट नॉवेल्स। तो हम बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉवल पढ़ते हैं, पसंद करते हैं उर्दू के। और मोस्टली लोग होते हैं कि जिनको जो है नॉवेल्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन उनको पसंद होते हैं नॉवेल्स की स्टोरीज़। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप रीडिंग आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है उस नॉवल की स्टोरी जो है वो सुन लेते हैं। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ नॉवेल्स के मुताबिक, यानी कि जितने भी नॉवेल्स होगी उनकी स्टोरीज़ जो है वो मैं ख़ुद रीड करते हुए रिकॉर्ड करूँगी और उसके बाद अपलोड करूँगी। आई होप कि सबको पसंद आ जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं जो नॉवल सेलेक्ट कर रही हूँ वो मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी बंदा होगा उसने वो पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। कहीं ना कहीं जो है वो उस नॉवल की इंफॉर्मेशन हर एक बंदे के पास होती है, ठीक है। द बेस्ट एवर नॉवल अकॉर्डिंग टू मी बाय नम्रा अहमद, जन्नत के पत्ते। एग्जैक्टली, जिहान सिकंदर और क्या कहते हैं मेजर अहमद और पाशा, एग्जैक्टली। तो ये वो नावल है, फर्स्ट नावल मेरा जो मैंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी टाइम में, और मैंने बुक फॉर्म में पढ़ा था। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मेरे साथ मेरी सीनियर थी एक, वो उसके पास नावल मैंने देखा था और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जन्नत के पत्ते बहुत अच्छा नावल है, ये है वो है। तो उसके बाद जब मैंने देखा, फिर मैंने उसे कहा यार मुझे एक दो दिन के लिए दो, मैंने पढ़ना। उसने फिर मुझे दिया। मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम एक वीक के अंदर वो नावल पढ़ा था। एंड लिटरली में बहुत अच्छा नावल, बहुत ही अच्छा नावल। क्या स्टोरी है उसकी, बहुत अच्छी स्टोरी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, वैसे भी आजकल ऑनलाइन का दौर है तो डाउनलोड बुक फॉर्म में जो है वो लोग, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, हर काम ऑनलाइन ही हो रहा होता है। तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन जो है वो सॉरी, जन्नत के पत्ते पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। जो पीडीएफ फॉर्म का नावल होगा वो आपके पास सामने आ जाएगा। उसको बेशक आप डाउनलोड कर लें, बेशक आप ऑनलाइन उसी टाइम ओपन करके पढ़ सकते हैं। डाउनलोड कर लें तो ये होता है कि चलो जब नेट वगैरह नहीं है और आप बिल्कुल फ्री हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी हैं इर्द गिर्द ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोई और काम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे जो है एटलीस्ट आप उस टाइम उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो जन्नत के पत्ते नावल जो है वो निम्रा अहमद ने लिखा था। एंड लेट्स स्टार्ट। लैपटॉप सामने रख तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली से लैपटॉप के टच पैड पे फेर रही थी। लिटरली मैं बताऊँ, मैं बीच में बहुत कम बात करूँगी। मेरी उर्दू की रीडिंग जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी वीक है, तो शायद मैं कहीं कहीं स्लो भी हो जाऊँ, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, अब मैं बीच में बात कम ही करूँगी। ओके ओके। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। वो चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतरक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी दो तीन बटन दबाए। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ऐसे मैं लोडिंग नहीं कर रही, उसके ऊपर ही है, ठीक है। ओके, अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार तक इसी मज़दरब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लटें चेहरे पीछे की। चंद सेकंड के में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। ओह माय गॉड। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे कि उसको ख़ुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी।
اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز ذرا سے ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کا آنسر لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ بے حد خوشی سے چہکی۔ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پہ کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ آرمڈیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے اسپانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل اسپانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے۔ ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کی بجائے اس بات کو گول مول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہے نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیند راز ہو کر بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں اسپین پھوپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئی۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داؤد بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔
سے بال پھسل کر سامنے آ گئے. حیا نے نرمی سے اس کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی. کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی. تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی. وہ اچانک سے چونک اٹھی. بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی. وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا. آنکھیں موند کے اس کو سونگا. دل فریب تازگی بھرے مہک اس میں اتر گئی. پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں. جانے کون یہاں رکھ گیا. اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا. اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا. بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ایک ٹکٹ لگی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز تاریخ لکھی ہوئی تھی. اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے. یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا. اس میں ایک موٹا کاغذ تھا. اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا. سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن. بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے: ویلکم ٹو اسپانجی. وہ سناٹے میں رہ گئی. یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں اسپانجی یونیورسٹی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی. تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ بھی یہی سمجھتی کہ اس کی حرکت ہے. یہ خط اسپانجی یونیورسٹی کی طرف سے تو نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی. پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بوکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. نیکسٹ ڈے اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی. وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی. حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی. زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا. اس کے چہرے پر اداسی تھی. کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو. ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا. مجھے آ گیا تو تمہیں بھی آ جائے گی. مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا نام ہے ڈپارٹمنٹ میں سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ کا ہے. مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا. اوہو، اسے واقعی افسوس ہوا تھا. اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی. خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی. ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ. کل داؤد بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں شاید. کام والی اٹھا کر لے گئی. اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے. تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کونی ٹکاتے ہوئے کہا. وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی. قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا. ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کھلے کمر پر تھے. ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں. زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا. ویسے تمہارے سخت سے تایا کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی. ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے. وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی. ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا. دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی. اب بھی زور سے ہارن دیا تو وہ چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی. کاشنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے
चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कह कर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़ कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास गमतरी में मुब्तला है, इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना आसान तो नहीं होता। और फिर कल मेहंदी के लहंगे के लिए भी आधी आस्तीन रखे ने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चाचा जैसे नहीं हैं। इरम तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफत छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त ही यही रोना रोती रहती उसने कोफत छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी। वो मुंह बसोरे फिर से शुरू होने लगी थी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना ही पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो में आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाए। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम, सेल्समैन ने जूता निकाल कर इसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूँ मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया और इसने यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ था और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ा हुआ था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम आपका सिक्का, लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा। तो अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने बड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था कि इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूँ बोलते हैं जैसे पहली बार लड़की देखी हो। वो तनफर से नाक कोड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई। तो इतना बंद संवर के मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुकी थी। एक उम्र खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटे हुए, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसकी कोहनी से वो तनफर से नाक सिकोड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई। तो इतना बंद संवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुकी थी। एक ममर सी खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसकी कोहनी से थामे हुए
वहाँ से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। इसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कम्प्लेक्स लगती है ना। इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसती का शिकार है। साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब इसको भी यही समझाना कि ख्वामख्वाह खुद तरसती से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि जा सकूंगी कभी। उसकी आवाज़ में इस झरने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB की 5वें साल में थी। इनका 7वां सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय एशिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी भी साथ ही में अप्लाई किया उसने। बिलाखिर स्पांजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ इसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मज़मून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक हैंडसम हम सफ़र तुम्हें मिल जाए और तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां स्पांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी 2 मेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हैं। और वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर से शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं। इसने स्लश के गिलास पकड़े, ज़ारा का इसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी से वो शीशा बंद करना भूल गई। इसके इल्म में ना रहा दफ्तर। ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए मोबाइल कान से लगाया। हेलो अम्मा जी। हाँ, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली और ज़रा सर जूस उसके कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा हुआ चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा हुआ गिलास इसके मुंह पर उलट दिया।
ठंडी ठार बर्फ़ मुंह पर गिरी तो बिलबिलाकर पीछे हुआ और इसने फिरती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो गाना गा रहा था। कपाते हाथों से इसने इग्निशस में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिले दरवाजे के सामने खड़ी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गईं ये दोनों? इसने झुंझला कर हॉर्न पर हाथ रख दिया, मगर गर्दन मोड़कर देखा, वो अभी भी इसी को देख रहा था। तो गाइज़, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल अपलोड करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।